इस सत्र में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफ़ी कह सकते हैं हलचल मचाई। रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेक्टर की रिच डैड पुअर डैड 1997 में आई थी ये। हाँ, और इसे कई लोग एक क्लासिक मानते हैं, पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत करने वालों के लिए तो खास तौर पे। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है, तो हम इसके जो मुख्य विचार हैं, जो सबक है, उन पर गौर करेंगे। और हमारा मिशन यही है कि पैसे, निवेश और जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके बारे में किताब क्या कहती है उसे समझें। और खासकर ये देखना कि कैसे दो बिल्कुल अलग सोच वाले पिता, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता, पैसे को लेकर नजरिया बनाते हैं। ये अमीर पिता गरीब पिता वाला जो कॉन्ट्रास्ट है, ये अपने आप में ही बड़ा दिलचस्प लगता है ना। है तो चले इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कियोसाकी के बचपन से। उनके जीवन पर दो पिता तुल्य लोगों का असर था। एक उनके असली पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। ये काफी पढ़े लिखे थे, पीएचडी, हवाई में शिक्षा अधीक्षक, मतलब बड़ा सरकारी पद। और उनका विश्वास था अच्छी पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी पाओ, मेहनत करो और अपनी सीमाओं में रहो, ज्यादा रिस्क मत लो। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद वो आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते रहे। और फिर दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक, उनके पिता। कियोसाकी उन्हें अमीर पिता कहते हैं। अच्छा। इनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, शायद 8वीं पास भी मुश्किल से, लेकिन उनमें बिजनेस की, मतलब पैसे बनाने की जबरदस्त समझ थी। वो उद्यमी थे, सफल हुए और काफी अमीर बने। तो यहीं पर ये सोच का फर्क साफ दिखता है। बिल्कुल, यहीं किताब का पहला बड़ा पॉइंट आता है कि बचपन के ये अनुभव, ये दो अलग अलग तरह की बातें सुनना पैसे को लेकर हमारी मानसिकता को कितना गहरा आकार दे सकता है। सही बात है। एक कह रहा है पैसे के पीछे मत भागो, या ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, और दूसरा कह रहा है मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। सवाल पूछने का तरीका ही अलग है। या पैसा बुरा नहीं है, पैसे की समझ ना होना बुरा है। ये सोच का फर्क वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं था, ये एक्शन का भी था। गरीब पिता का फोकस था कड़ी मेहनत और बचत पर, जो हम में से ज्यादातर लोग सीखते हैं। हाँ, पारंपरिक सोच। जबकि अमीर पिता का फोकस था निवेश करने पर, पैसे से और पैसा बनाने पर, मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। किताब इसी बात पर जोर देती है कि सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई काफी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की समझ बहुत जरूरी है। और मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जब कियोसाकी और माइक ने अमीर पिता के लिए काम शुरू किया था, बहुत ही कम पैसे पर, कुछ 10 सेंट प्रति घंटा शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। और पहली बार में लगता है कि ये क्या मजाक है, इतना कम पैसा। शोषण जैसा लगता है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। लेकिन अमीर पिता का इरादा उन्हें कम पैसे देना नहीं था, वो उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे, कड़वा सबक। क्या सबक? कि देखो, ज्यादातर लोग, गरीब और मिडिल क्लास, ऐसे ही पैसे के लिए काम करते हैं। एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, बिल चुकाना, जरूरतें पूरी करना और फिर अगले पेचेक का इंतजार। इसे वो चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। अच्छा, तो वो कम सैलरी एक तरह से उस चूहा दौड़ का अनुभव कराना था। एग्जैक्टली, ताकि उन्हें महसूस हो कि ये क्या होता है और इससे बाहर निकलने की इच्छा पैदा हो। अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। वो सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है, ना कि वो पैसे के लिए। तो ये सीधे सीधे फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता के महत्व को दिखाता है। सिर्फ कमाना बचाना नहीं, बल्कि समझना कि पैसा काम कैसे करता है। हाँ, कैश फ्लो क्या है, संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है, निवेश क्या होता है, ये सब जानना। जो स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल नहीं। और इसी फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर सबक जो किताब देती है, वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये तो शायद सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली बात है इस किताब की। अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां यानी लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वो संपत्ति समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन आसान भाषा में एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या? देखो, किताब की परिभाषा बहुत सीधी है, बहुत सरल। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सिंपल। उदाहरण दे सकते हैं? जैसे एसेट का? हाँ, जरूर। एसेट हो सकता है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिससे आपको किराया आ रहा है, स्टॉक या बॉन्ड्स जिससे आपको डिविडेंड या ब्याज मिल रहा है, कोई बिजनेस जो आपके वहां ना होने पर भी चल रहा है और प्रॉफिट दे रहा है,
या कोई कॉपीराइट या पेटेंट जिससे रॉयल्टी आ रही है। ये सब आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज? लाइबिलिटीज, आपकी कार जिस पर शायद लोन है और जिसका पेट्रोल, बीमा, मेंटेनेंस आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर आप ब्याज दे रहे हैं, कोई महंगा गैजेट्स जो ईएमआई पर लिया है, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, किताब के हिसाब से आपका अपना घर भी जिस पर बड़ा मॉर्गेज है, जिसके प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स पर लगातार पैसा जा रहा है, वो भी एक लायबिलिटी है। अरे, यही तो सबसे ज्यादा बहस होती है। घर को तो हम सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। और कियोसाकी यहीं पर पारंपरिक सोच को चैलेंज करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि घर मत लो, वो कह रहे हैं कि उसे फाइनेंशियल नजरिए से देखो। अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो आपकी देनदारी है, संपत्ति नहीं। तो फिर असली संपत्ति क्या हुई? असली संपत्ति वो है जो इनकम जनरेट करें, जो आपके लिए पैसा कमाएं। कियोसाकी कहते हैं कि मिडिल क्लास की दिक्कत यही है कि उनकी इनकम बढ़ती है तो वो और बड़ी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, बड़ा घर, महंगी कार। इससे उनका खर्चा बढ़ जाता है और वो पैसे के जाल में और फंस जाते हैं। तो इसका हल क्या है? सिर्फ एसेट्स ही खरीदें? हल जुड़ा है किताब के एक और कोर आइडिया से, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम पर ध्यान दो। इसका मतलब नौकरी छोड़ दो? नहीं, कियोसाकी कहते हैं नौकरी ठीक है, वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। मतलब नौकरी करते रहो लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगातार ऐसी संपत्तियों बनाने में लगाओ जो आपके लिए पैसा कमाएं। अच्छा, तो नौकरी के साथ साथ अपना एसेट वाला बिजनेस खड़ा करो। हाँ, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि धीरे धीरे आपकी संपत्तियों से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप असल में फाइनेंशियली फ्री होंगे। ये मुझे उनके कैश फ्लो क्वाड्रेंट की याद दिला रहा है, ESBI वाला। हाँ बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। संक्षेप में बताऊं? हाँ प्लीज। कियोसाकी लोगों को 4 कैटेगरी में बांटते हैं कि वो पैसा कैसे कमाते हैं। ई माने एम्प्लॉय, कर्मचारी, किसी और के लिए काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है, सुरक्षा ढूंढते हैं। एस माने सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, स्वरोजगार या छोटे दुकानदार। डॉक्टर, वकील, ये खुद के लिए काम करते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, पर अक्सर काम रुकने पर पैसा रुक जाता है। बी माने बिजनेस ओनर, बड़े बिजनेस के मालिक, जिनके पास एक सिस्टम होता है, लोग उनके लिए काम करते हैं, बिजनेस उनके बिना भी चल सकता है। आई माने इन्वेस्टर, निवेशक, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, स्टॉक, रियल एस्टेट वगैरह में निवेश करते हैं। और किताब कहती है कि हमें E और S से निकलकर B और I की तरफ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि कियोसाकी के मुताबिक असली दौलत और फाइनेंशियल फ्रीडम B और I क्वाड्रेंट में है। E और S में आप पैसे के लिए काम करते हैं, B और I में आपका पैसा या आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है। यह माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा पेचीदा लगता है, टैक्स और कॉरपोरेशंस। किताब कहती है कि सिस्टम अमीरों को फेवर करता है। कैसे? देखिए, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, पर किताब का आर्गुमेंट ये है कि टैक्स कानून ऐतिहासिक रूप से कुछ इस तरह बने हैं कि कॉरपोरेशंस को कुछ फायदे मिलते हैं जिनका अमीर लोग कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे? एक आम एम्प्लॉय, ई क्वाड्रेंट वाला, पहले कमाता है, फिर सरकार टैक्स लेती है, फिर वो बचे हुए पैसे से खर्च करता है। हाँ, TDS कट जाता है सीधा। बिल्कुल। अब एक कॉर्पोरेशन जिसे बी क्वाड्रेंट वाला इस्तेमाल करते हैं, पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस के खर्चे दिखाता है, सैलरी, रेंट, ट्रैवल वगैरह, और जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। अच्छा, तो खर्चे पहले कट जाते हैं टैक्स लगने से? हाँ, कई सारे बिजनेस से जुड़े खर्चे, इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। अमीर लोग अक्सर कॉर्पोरेशंस के जरिए ही एसेट्स रखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। इससे उन्हें टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति को लीगल प्रोटेक्शन देने में मदद मिलती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि सिर्फ कमाना ही नहीं, पैसे को मैनेज करना, टैक्स समझना, ये सब कितना जरूरी है। एकदम। और यहीं से जुड़ता है एक और थोड़ा हट के विचार, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पैसे का आविष्कार? इसका मतलब है कि वो सिर्फ मौजूदा अवसरों का इंतजार नहीं करते, वो नए अवसर बनाते हैं। वो सिर्फ पैसा बचाने या लगाने पर ही फोकस नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है। ज्यादातर लोग वहीं रुक जाएंगे। हाँ। लेकिन एक क्रिएटिव इन्वेस्टर, या जिसे कियोसाकी अमीर माइंडसेट वाला कहते हैं, वो शायद सोचेगा, क्या मैं मालिक से ही फाइनेंसिंग की डील कर सकता हूं? क्या मैं किसी और को पार्टनर बना सकता हूं? क्या मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाकर बैंक से ज्यादा लोन ले सकता हूं? ये सिर्फ नियमों को जानना नहीं है, ये नियमों के अंदर रहकर क्रिएटिव होना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है,
ऐसी डील्स बनाना है जो दूसरे नहीं देख पाते। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पैसा बनाना है, जहां पहले पैसा नहीं दिख रहा था। तो ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये स्किल, क्रिएटिविटी और थोड़ी हिम्मत की बात भी है। बिल्कुल। इससे सवाल उठता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्या सेफ खेलना और नियम मानना ज्यादा जरूरी है, या फिर थोड़ा हटकर सोचना, सिस्टम को समझना और जरूरत पड़ने पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना। किताब का झुकाव साफ तौर पर दूसरे ऑप्शन की तरफ है। किताब एक और सलाह देती है जो मुझे थोड़ी अलग लगी थी। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न, खासकर करियर की शुरुआत में। हाँ, ये बहुत जरूरी सलाह है। मतलब ये कि जब आप युवा हैं या नया फील्ड ट्राई कर रहे हैं, तो सिर्फ सैलरी मत देखिए। ऐसी जॉब या मौके ढूंढिए जहां आपको वो स्किल सीखने को मिले जो लॉन्ग टर्म में आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। कौन सी स्किल्स? क्योसाकी खास तौर पर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग जैसी स्किल्स पर जोर देते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो आपको ई या एस क्वाड्रेंट से निकालकर बी या आई क्वाड्रेंट में ले जाने में मदद करती हैं। हो सकता है कोई जॉब अभी ज्यादा सैलरी दे, लेकिन अगर वो आपको ये जरूरी स्किल्स नहीं सिखा रही, तो शायद लॉन्ग टर्म में वो उतनी फायदेमंद ना हो। ये बात तो लॉजिकल लगती है, लेकिन फिर लोग अक्सर ऐसा कर क्यों नहीं पाते? किताब कुछ बाधाओं का भी जिक्र करती है ना, कुछ ऑब्स्टिकल्स। हाँ, और ये चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योसाकी कहते हैं कि जानना काफी नहीं है, करना मुश्किल है, और मुश्किल इन बाधाओं की वजह से है। 5 मुख्य बाधाएं बताते हैं वो। क्या है वो? पहला और सबसे बड़ा डर, पैसा खोने का डर। इसी डर से लोग निवेश नहीं करते, बिजनेस शुरू नहीं करते, सेफ खेलना चाहते हैं। ये तो बहुत कॉमन है। दूसरा, निंदकपन, शक करना। ये मेरे बस का नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, अमीर लोग तो चीटिंग करते हैं। ये नेगेटिव सोच कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। सही बात है। तीसरा, आलस्य, टाल मटोल करना। कल से करूंगा, अभी टाइम नहीं है। कियोसाकी कहते हैं कि अक्सर व्यस्त दिखना भी आलस्य छुपाने का एक तरीका होता है। ओह! चौथा, बुरी आदतें, खासकर पैसे खर्च करने की आदतें। पैसा आया नहीं कि खर्च कर दिया, बचत या निवेश के लिए कुछ बचता ही नहीं। कियोसाकी कहते हैं, पहले खुद को पे करो। मतलब पहले निवेश के लिए पैसा अलग रखो, फिर खर्च करो। लोग अक्सर उल्टा करते हैं। और पांचवी? पांचवी, अहंकार, एरोगेंस। ये सोचना कि मुझे सब पता है। जब आप सोचते हैं कि आपको सब पता है, तो आप सीखना बंद कर देते हैं, और फाइनेंस की दुनिया में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अज्ञानता और अहंकार का कॉम्बिनेशन। ये बाधाएं तो बिल्कुल जानी पहचानी लग रही हैं। इनसे निपटने का कोई तरीका भी बताया है? हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन पर भी फोकस करती है। डर का इलाज है फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना और छोटे से शुरू करना। निंदकपन का इलाज है खुले दिमाग से सफल लोगों को स्टडी करना, उनसे सवाल पूछना। आलस्य का इलाज है थोड़ा लालच पालना, मतलब एक बेहतर जिंदगी की मजबूत इच्छा रखना। और टालम टोल छोड़कर बस शुरू कर देना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। बुरी आदतों का इलाज है अनुशासन और पहले खुद को भुगतान का नियम अपनाना। और अहंकार का इलाज है हमेशा विनम्र रहकर सीखते रहना। तो ये सिर्फ पैसे की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बहुत कुछ पर्सनल डेवलपमेंट और डिसिप्लिन के बारे में भी है। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सुझाए हैं। सबसे पहला, अपना क्यों ढूंढिए। आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है आपका? ये क्यों जितना क्लियर और मजबूत होगा, रास्ते में टिके रहना उतना ही आसान होगा। एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, और क्या? फिर रोज के छोटे छोटे चुनाव, अपना पैसा और समय कहाँ लगा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या एसेट्स खरीद रहे हैं या लायबिलिटीज। तीसरा, सही मेंटोर ढूंढिए, उनसे सीखिए। चौथा, सिर्फ सीखते मत रहिए, एक्शन लीजिए, छोटा सा ही सही पर पहला कदम उठाइए। स्टॉक मार्केट में छोटा निवेश, रियल एस्टेट की रिसर्च, कोई साइड हसल का आइडिया। और पांचवा, अनुशासन। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लगातार सीखना, गलतियों से सीखना और लगे रहना। अब अगर हम किताब के इम्पैक्ट की बात करें, तो वो तो जबरदस्त रहा है। करोड़ों कॉपीज बिकी दुनिया भर में। इसने पर्सनल फाइनेंस की बातचीत को आम लोगों तक पहुंचाया। हाँ, इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। इसने लाखों लोगों को पहली बार शायद सोचने पर मजबूर किया कि नौकरी के अलावा भी पैसे कमाने के तरीके हैं। निवेश क्या होता है, एसेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स मेन स्ट्रीम बने। लेकिन ये भी सच है कि इसकी आलोचना भी उतनी ही हुई है। हाँ, हमारे सारांश में भी इसका जिक्र था। क्या है वो मुख्य आलोचनाएं? मोटी मोटी कुछ आलोचनाएं ये हैं। एक, ओवर सिंप्लीफिकेशन। आलोचक कहते हैं कि ये अमीर बनने के प्रोसेस को बहुत आसान दिखाती है,
रिस्क, फेलियर, लक, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड इन सबको कम आंकती है। 2. एक्शन लेने लायक सलाह की कमी। ये मोटिवेट तो करती है, पर कॉन्क्रीट क्या करें, कैसे करें, कौन सा स्टॉक लें, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदें, इस पर डिटेल गाइडेंस नहीं देती। अच्छा। 3. अमीर पिता की कहानी कितनी सच्ची है, इस पर हमेशा सवाल रहे हैं। क्या वो सच में एक ही व्यक्ति थे, या कई लोगों का मिला जुला रूप, या कियोसाकी की कल्पना? उन्होंने खुद भी इसे कभी साफ नहीं किया। और चौथा? चौथा, कुछ विचार जैसे घर को लायबिलिटी कहना या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की तीखी आलोचना, ये कई एक्सपर्ट्स को रास नहीं आती। तो इन आलोचनाओं के बावजूद किताब की वैल्यू क्या है आज की तारीख में? क्या इसे पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन सही उम्मीदों के साथ। ये कोई इन्वेस्टमेंट का मैनुअल नहीं है। इसकी असली ताकत है माइंडसेट शिफ्ट में। ये आपको नौकरी वाली सुरक्षा की सोच से निकालकर मालिक या निवेशक वाली स्वतंत्रता की सोच की तरफ धकेलती है। ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? एग्जैक्टली। क्या मैं सिर्फ कंज्यूमर हूं या इन्वेस्टर भी बन रहा हूं? अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लेने की प्रेरणा देना मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा योगदान है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि पहली बात, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। दूसरी, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना क्रूशल है। तीसरी, एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड वाली सोच से आगे बढ़कर बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर वाली सोच अपनाना फायदेमंद हो सकता है। और चौथी, अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे। ये वाकई हमें पैसे को देखने का अपना पूरा नजरिया बदलने की चुनौती देती है। बिल्कुल, मूल संदेश यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ किस्मत वालों के लिए नहीं है। ये एक सफर है जिसके लिए एजुकेशन, अनुशासन और सबसे जरूरी सही माइंडसेट चाहिए। ये पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है कि बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये जॉब सिक्योरिटी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ फोकस शिफ्ट करने को कहती है। रिच डैड पुअर डैड की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारी आज की चर्चा से ही जुड़ा है। किताब अमीर और गरीब की मानसिकता पर सोचने को मजबूर करती है। आज का जो माहौल है, अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, नौकरियां उतनी सिक्योर शायद नहीं रही, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदल रही है। ऐसे में सुरक्षा का असली मतलब क्या है? क्या पारंपरिक नौकरी अब भी वो सुरक्षा दे सकती है, या फिर जैसा किताब इशारा करती है, अपने एसेट्स बनाना, अपना कैश फ्लो कंट्रोल करना, यही आज की नई सुरक्षा है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।